अच्छा, जब कुछ जो इम्पॉर्टेंट कंजेनिटल लंग डिसऑर्डर्स भी देख लेते हैं जो इसमें नहीं है मेंशन, मैं आपको बता देती हूँ कि कंजेनिटल लंग डिसऑर्डर्स में जो इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ वगैरह भी एग्जाम में आ सकता है। तो उसमें सबसे पहला आपने याद रखना है जो कि एक वन लाइनर है कि लंग जो है फोर गट डेरिवेटिव है। ये आप याद रखें कि लंग जो है फोर गट डेरिवेटिव है। तो सारे जो कंजेनिटल लंग डिसऑर्डर्स हैं ना, उसको हम फोर गट डिसऑर्डर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, फोर गट डिसऑर्डर। अब कुछ टर्म्स जो हमें मिलती हैं इन डिसऑर्डर्स में, वो है या तो हमें मिलेगी लंग एजेनेसिस है बच्चे को, या लंग एप्लेजिया, तीसरा है लंग हाइपोप्लेजिया। अब इनकी साउंड, ये बिल्कुल साउंड एक जैसे करें, लेकिन एक चीज़ नहीं है। एजेनेसिस का मतलब है कि लंग और उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर बने ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं हुए। तो बायोलेटरल लंग एजेनेसिस मतलब उसमें तो लाइफ ही कंपेटेबल नहीं है, दोनों लंग्स ही नहीं है, बच्चा जो है फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ लाइफ में डाई कर जाता है। ठीक है, ये इनकम्पेटेबल है। अच्छा, ज़्यादातर यूनिलेटरल आता है, बायोलेटरल नहीं होता। यूनिलेटरल लंग एजेनेसिस में होता क्या है एक्चुअली, लंग एजेनेसिस का मतलब ये है, देखिए हमारे तीन कंपोनेंट होते हैं, लंग टिश्यू होता है, ब्रोंकस और वेसल्स ऑफ द लंग। अगर ये तीनों जो है एक साइड पे एब्सेंट है तो हम उसको कहेंगे लंग एजेनेसिस। ठीक है, तो लंग एजेनेसिस में याद रखें कि लंग टिश्यू, वेसल्स और एज वेल एज उसमें ब्रोंकस भी जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, टिश्यू, वेसल, ब्रोंकस तीनों एब्सेंट होंगे तो हम कहेंगे लंग एजेनेसिस। अगर लंग टिश्यू और वेसल्स एब्सेंट है लेकिन उसमें इप्सिलेटरल उसी साइड पे ब्रोंकस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रोंकस प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे लंग एप्लेजिया। ठीक है, राइट। लंग एजेनेसिस अगर कह रहे हैं तो मतलब ना टिश्यू है, ना वेसल्स है लंग पे, ना ब्रोंकस है उस साइड पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ राइट पे लंग एप्लेजिया तो मतलब नो टिश्यू, नो वेसल्स, लेकिन वहाँ पे ब्लाइंडली एंडिंग ब्रोंकियल टिश्यू होगा, ब्रोंकस होगा। ठीक है, और लंग हाइपोप्लेजिया क्या है, सारे तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं लेकिन लंग जो है वो लंग टिश्यू लेस है उस साइड पे, तो वो गैस एक्सचेंज के साथ इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, तो लंग हाइपोप्लेजिया का मतलब है लंग टिश्यू, उसके वेसल्स और उसके ब्रोंकस ये सब हैं, प्रेजेंट हैं, लेकिन ये सब जो है वो हाइपोप्लास्टिक, ये मौजूद है लेकिन ये हाइपोप्लास्टिक है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं अगर बनाती हूँ, यहाँ पे देखें तो ये हाइपोप्लेजिया है लेकिन हाइपोप्लेजिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक और इमेज बना के दिखाती हूँ, यहाँ पे इसको हम कहेंगे एप्लेजिया, क्योंकि ब्रोंकल ब्लाइंडली एंडेड ब्रोंका मौजूद है, तो ये एप्लेजिया है। और एजेनेसिस में क्या होगा, सिर्फ ये एक होगा, दूसरी साइड पे है ही नहीं, तो वो एजेनेसिस। ठीक है, तो अच्छा सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया से रिलेटेड। अच्छा, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया बच्चे की फीटल ओलिगोहाइड्रोमेनोस से रिलेटेड है। अगर बच्चे को ओलिगोहाइड्रोमेनोस है, ठीक है, उनमें ज़्यादा चांसेस हैं हाइपोप्लेजिया होने के, जो हम पढ़ते आते हैं जिसमें पोर्टर सिंड्रोम, ठीक है, एसोसिएशन है ये पोर्टर सिंड्रोम। तो एक तो फीटल ओलिगोहाइड्रोमेनोस, दूसरी चीज़ इसमें एसोसिएशन है कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया। ठीक है, इनको कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया। तीसरी कंडीशन जो हाइपोप्लेजिया के साथ एसोसिएटेड है वो है एसफिक्सिएटिंग थोरेसिक डिस्ट्रोफी। इसको हम जियोन्स सिंड्रोम भी कहते हैं, जियोन्स सिंड्रोम। ठीक है, तो ये पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया के साथ एसोसिएशन है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंजेनिटल लोबर एम्फाइसेमा। कंजेनिटल लोबार एम्फाइसीमिया, ठीक है, कंजेनिटल लोबार एम्फाइसीमिया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्फाइसीमिया हम पढ़ते आए हैं कि डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग टिश्यू प्रोड्यूसिंग लार्जली डायलेटेड एल्वुलर स्पेसेस। अगर ये कंजेनिटल है और सिर्फ एक लंग के लोब को अफेक्ट करता है तो हम इसको कहेंगे कंजेनिटल लोबर एम्फाइसीमिया। अब ये कंजेनिटल कंडीशन है एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन मेजर ब्रोंकस ब्रांच की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इन यूट्रो होता है। ठीक है, एक मेजर ब्रोंकस ब्रांच यूट्रो में ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। सपोज करें लेफ़्ट जो है वो राइट एंड लेफ़्ट में होती है, तो लेफ़्ट की भी जो है वो 2-3 और डिवीजन होती है, तो वन लोब या वन ब्रांच इसकी टोटली ऑक्लूड हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, या तो मेल डेवलपमेंट की वजह से, या तो उसमें मेल डेवलपमेंट हुई है, या तो उस पर कोई एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन हो रही है, या तो ये स्टीनोसिस की वजह से कंप्रेस हुई है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि ये पार्ट जो ब्रोंकस का है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तो इसमें बच्चे में जो है डायलेटेड लोब होगा अफेक्टेड साइड पे। ठीक है, डायलेटेड होगा। अब क्योंकि ये इन यूट्रो हो रहा है तो बच्चे की डेवलपमेंट नॉर्मल होगी, और वो नॉन फंक्शनल डायलेशन है, नॉन फंक्शनल
डायलेशन हो गई है लोब की। अब इसकी मोस्ट कॉमन साइड जो है इसकी क्या है कंजेनिटल लोबर एम्फाइसीमा की, लेफ़्ट जो अपर लोब है उसमें ये ज़्यादातर होता है। ये एमसीक्यू पॉइंट है, लेफ़्ट अपर लोब याद रखें कंजेनिटल लोबर एम्फाइसीमा में अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे को होगा क्या, टैक्टिपनिया, नियोनेटल डिस्ट्रेस वाले साइन, टैक्टिपनिया, ग्रंटिंग, साइनोसिस। और क्योंकि लेफ़्ट साइड पे है तो इसलिए लेफ़्ट डायलेटेड अगर लोब हमें मिल रहा है लेफ़्ट साइड पे तो मेडिस्टिनम को राइट साइड पे पुश करेगा, तो इसमें हमें मेडिस्टिनल शिफ्ट भी मिलती है। अब बच्चे का जब हम इसमें चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो उसमें हमें लार्ज डायलेटेड मास मिलेगा। ठीक है, लार्ज सा डायलेटेड एयर फिल्ड मास मिलेगा उस अफेक्टेड साइड पे, जो दूसरी साइड पे मेडिस्टिनम को पुश कर रहा है। ट्रीटमेंट ये है कि इसकी सर्जिकल रिसेक्शन की जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर इसकी एक पिक्चर भी है, यहाँ पर आप देखें चेस्ट एक्सरे है, यहाँ पर देखें एक लार्ज सा एयर फिल्ड आपको मास नज़र आ रहा है। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे और अपर लोब पे ज़्यादातर ये होता है। तो लार्ज एयर फिल्ड मास अगर इस तरह से आपको मिल रहा है तो ये है कंजेनिटल लोबर एम्फाइसीमा, क्योंकि देखिए मेडिस्टिनम को भी ये इस तरफ पुश कर रहा है। तो इसमें केस इस तरह आता है, न्यूबॉर्न को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, मेडिस्टिनल शिफ्ट है और एक कंजेनिटल प्रॉब्लम सस्पेक्ट हुई है। कोई लेजन्स नहीं है, लेकिन एक लेफ़्ट अपर लोब पे अगर हमें मास मिल रहा है एयर फिल्ड तो ये डायग्नोसिस हमारी होगी कंजेनिटल लोबर एम्फाइसीमा। ठीक है, अब तीसरी जो कंजेनिटल लंग कंडीशन हमें पता होनी चाहिए वो है CPAM। CPAM का मतलब है कंजेनिटल पल्मोनरी एयरवे मैलफॉर्मेशन। ठीक है, कंजेनिटल पल्मोनरी एयरवे मैलफॉर्मेशन, पहले इसको CCAM भी कहा जाता था, कंजेनिटल सिस्टिक एडिनोमेटोइड मैलफॉर्मेशन। अब ये टर्म वैसे डिस्कार्ड कर दी गई है क्योंकि अब ये सारी लेजन सिस्टिक नहीं होती, ना ही इनमें एडिनोमा बनता है, हम CPAM यूज़ करते हैं, कंजेनिटल पल्मोनरी एयरवे मैलफॉर्मेशन। अब ये मोस्ट कॉमन याद रखें कंजेनिटल सिस्टिक लेजन है लंग की। ठीक है, ये है क्या, ये एक्चुअली हमाटोमा है। हमाटोमा या हम कह सकते हैं ये डिस्प्लेजिया हुआ है, सिस्टिक चेंज होता है। ठीक है, ज़्यादातर ये यूनिलेटरल होता है, एक साइड पे होता है और सिर्फ एक लोब को अफेक्ट करता है, वन लोब को। अब ये इसकी फर्दर 5 सब टाइप्स हैं, टाइप 0 टू टाइप 5 तक इसकी, 0 टू 5, 0 टू 4 इसकी 5 सब टाइप्स हैं, तो 0 टू 4 होंगे ओब्वियसली। ठीक है, तो इसमें जो टाइप 4 है वो एसोसिएटेड होती है विद दी एडिनोमास एंड मैलिग्नेंसी। ठीक है, अब इसमें MCQ आता है ये कि कौन सी टाइप है जिसमें मैलिग्नेंसी होती है, वो है टाइप 4। और उसमें कौन सी मैलिग्नेंसी होती है, प्लूरोपल्मोनरी ब्लास्टोमा, प्लूरोपल्मोनरी ब्लास्टोमा। ठीक है, अब इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं CPAM में, उसमें बच्चे को नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, उसको मेडिस्टिनल शिफ्ट मिलेगी। ठीक है, प्रेजेंटेशन वैसी ही होगी कंजेनिटल लोबर एम्फाइसीमा की तरह, लेकिन जब हम एक्सरे करवाएंगे तो उसमें वहाँ एयरफिल सिस्टिक मास था, यहाँ पर मल्टीपल सिस्ट होंगी। ठीक है, एक साइड पे लंग पे मल्टीपल छोटी छोटी सिस्ट होंगी और वो मेडिस्टिनल शिफ्ट भी करवाएंगी। वहाँ पे एक बड़ी सी एयरफिल थी, यहाँ पे मल्टीपल सिस्ट होंगी, ये फ़र्क है इसमें। ठीक है, और ये कॉमनली रिजेंबल कर रही होगी कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया को, क्योंकि कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया में बॉवल लूप्स ऊपर आ रहे होते हैं ना थोरैक्स में, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही पिक्चर है, अफेक्टेड साइड पे एंड बिलो, और डायफ्रामेटिक शेडो भी ओब्लिटर होगा। लेकिन यहाँ पे CPAM में क्या होता है कि थोड़े से शेडो जो है वो थोरैक्स जो है उसमें सिस्टिक मास होंगे, डायाफ्राम इसमें इंटैक्ट होगा और बिलो द डायाफ्राम इसमें कोई एयर फ्लूइड मास नहीं होगा, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट नहीं करेगा। तो ये डिफरेंशियल में वैसे हम कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया रखते हैं। ठीक है, अब अल्ट्रासाउंड CT वगैरह करवाएंगे इसको डायग्नोज करने के लिए। ट्रीटमेंट इसमें यही होता है कि इनकी सर्जिकल रिसेक्शन की जाएगी। ठीक है, अब जो है इसकी भी मैं आपको एक दिखाती हूँ CPAM की एक्सरे। यहाँ पर देखें, इस साइड पे देखें, ये पूरी मेडिस्टिनल शिफ्ट हो गई है और यहाँ पे देखें छोटी छोटी सी हमें सिस्ट मिल रही हैं, तो ये CPAM की एक्सरे पे पिक्चर है। ठीक है, छोटी छोटी सी देखें, बहुत सी ये सिस्ट है। उसके बाद फोर्थ हमारा कंजेनिटल पल्मोनरी डिसऑर्डर है पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है सेपरेशन। अब इसका मतलब क्या है, पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन होता क्या है, इसमें डिस्क्रीट या लंग टिश्यू होगा, डिस्क्रीट सा लंग टिश्यू जिसमें कोई भी ब्रोंकियल कनेक्शन नहीं होगा, यानी यूजलेस टिश्यू होगा, कोई गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा। ठीक है, और इसमें एबनॉर्मल वास्कुलर सप्लाई होगी। ठीक है, इस सारे लंग टिश्यू में जो वास्कुलर सप्लाई होगी वो एओर्टा के ब्रांचेस से होगा, तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन। अब पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन की 2 टाइप्स होती हैं, या तो इंट्रालोबार होती है जिसको इंट्रा पल्मोनरी कहते हैं। ठीक है, दूसरी होती है एक्स्ट्रा लोबार जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। अब मोस्ट कॉमन इंट्रा लोबार है,
इसमें लोअर लोब होता है, लेकिन कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, ज़्यादातर लोअर लोब। लेकिन यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा लोबार में सिर्फ जो है लेफ़्ट साइड इफ़ेक्ट होती है, ठीक है, लेफ़्ट साइड, ओनली लेफ़्ट साइड। अच्छा, इंट्रा लोबार में कोई भी सेपरेट प्लूरा नहीं होगी, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा लोबार में प्लूरा भी सेपरेट होगी, इसकी अलग होगी, ठीक है, लेकिन नो सेपरेट प्लूरा। अब यहाँ पर इंट्रा लोबार में जो वीनस रिटर्न जो होता है वो जाएगा इनटू पल्मोनरी वेन्स, लेकिन एक्स्ट्रा लोबार में जो वीनस रिटर्न होगा, अब दोनों का ब्लड सप्लाई हमने देखा एओर्टा से ही है, लेकिन यहाँ पर जो वीनस रिटर्न है वो जाएगा इन्फीरियर वीना कावा में, इन्फीरियर वीना कावा में, ठीक है। इसके अलावा इंट्रा लोबार जो है ये एसोसिएटेड होता है अदर कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस के साथ, ठीक है, इसमें बाकी भी हमें मिलेंगी 50% केसेस में, जबकि एक्स्ट्रा लोबार में सिर्फ 2% केसेस में कंजेनिटल एसोसिएटेड मैलफॉर्मेशन होंगी। अच्छा, अब दोनों जो है दोनों को हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय, इसमें होता क्या है, रिकरेंट बच्चे को इन्फेक्शंस होंगे, बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे। इसके अलावा इसलिए इसकी सर्जिकल एक्सीजन करनी होती है, ठीक है। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेशेंट कहेगा कि उसमें हमें एक्सरे पे राइट साइड पे स्मॉल सिस्टिक मास मिल रहे हैं, जो कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे वो फाउंड नहीं हुए टू बी कनेक्टेड विद द मेन ब्रोंकस, ठीक है, और उसमें एबरेंट वास्कुलर सप्लाई है, तो उसमें हमारी डायग्नोसिस होगी पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द लंग, ठीक है। सिर्फ एक्सरे पे हम इसको डायग्नोस नहीं कर सकते, ठीक है, हमें ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी पता होनी चाहिए, इंट्रा लोबार, एक्स्ट्रा लोबार, रेडियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, ये सारी चीज़ें मिला के ही हम डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एक्सरे फाइंडिंग बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक्सरे है इंट्रा लोबार सिक्वेस्ट्रेशन का। अब ये हमें सिस्टिक कैविटी मिल रही है और वो भी राइट साइड पे है, ठीक है। अब ये सिर्फ एक्सरे से वही बात हम डायग्नोस नहीं कर सकते, क्लिनिकल फाइंडिंग, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अब ये राइट साइड पे है, तो इंट्रा या एक्स्ट्रा की कैसे, एक्स्ट्रा याद रखें सिर्फ लेफ्ट साइड पे होता है, ये राइट साइड पे, तो ये इंट्रा लोबार सिक्वेस्ट्रेशन है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है कंजेनिटल पल्मोनरी डिसऑर्डर्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो है इन्फेक्शंस ऑफ द अपर एयरवे।